नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डबास है। और यहाँ पे एंट्री लेने के लिए मेरे को पैदल काफ़ी चलना पड़ गया, लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर। पूरी कहानी क्या है कि बवाना के पास एक गांव है सन्नोट, और वो लगातार 3-4 महीने से धरने पे बैठे हैं। इस गांव को अब चिंता हो गई है कि भाई अब इस गांव में कैंसर वगैरह और काफ़ी ये चीज़ें हैं जो खत्ते के या गंदगी के हिसाब से बढ़ने लगी हैं। तो अब उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस लेने में मेरे को भी दिक्कत है। यहाँ पे खड़ा हूँ तो लगातार बदबू आ रही है। 2 ये प्रियजन भी खड़े हैं, इनके भी वक्तव्य लेंगे कि इनको यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत है या नहीं। तब तक ये सांस लेके देख लेते हैं। अब इनके पीछे देखिए आप, ये जो पहाड़ है ये कोई कुदरती पहाड़ नहीं है। लगातार 12 साल से जो यहाँ पे कचरा पड़ता है, दिल्ली के वीवीआईपी एरिया से आगे, दिल्ली के अमीरों का कचरा यहाँ पे लाके और देहात में डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, विरोध इतना नहीं होता। पहले किसानों की ज़मीन यहाँ पे ले ली, अब किसानों ने मुआवजा ले लिया, तब तो उनको ध्यान में आया नहीं। कसूर इसमें किसानों का भी है, लेकिन क्या करें, सरकार के सामने कौन क्या कर सकता है। उन्हीं की ज़मीन पे फिर ये कचरे पहाड़ बना दिए। दिल्ली का अमीर कचरा अब यहाँ गरीबों को सताएगा। बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। यहाँ की महिलाएँ यहाँ पे बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उनको लगभग साल भर के लिए बाहर जाना पड़ता है। डॉक्टरों ने अल्टीमेटम दे दिए हैं। ये जो पहाड़ दिख गया होगा आपको, ये कोई एक दिन में नहीं बना, ये सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे 3 पहाड़ और हैं यहाँ पे, और चौथे की लाने की तैयारी है। तो आप समझिए अगला भविष्य क्या होगा और अगली बातें क्या होंगी। लेकिन ये कोई नहर नहीं है, कोई सिंचाई का पानी नहीं है जिस मकसद के लिए बनाई गई थी। अभी यहाँ पे क्या है कि इसी कचरे का जो बदबूदार गंदगी निकलती है वो इनमें बहती है, और यहाँ पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा दुर्भर है। अगर यहाँ पे आप लगातार 12 घंटे रहोगे तो आपको पक्का कोई ना कोई बीमारी चपेट में ले लेगी। अभी मेरे को 20 मिनट हुए हैं, लेकिन 20 मिनट में हमको गले में दिक्कत होने लगी है। सूंघते हैं तो बदबू आती है। अब कैमरे पे हम वो आपको बदबू दिखा नहीं सकते, लेकिन ये 2 आदमी भी हैं, इनको भी कुछ ना कुछ महसूस जरूर हुआ होगा। सुगंध आ रही है या बदबू? देखिए, सुगंध आने का ये कारण है क्योंकि एक तो दलदली ज़मीन है, और मैं यही पूछ रहा हूँ आपको। देखो, ये जो वातावरण सिर्फ कैमरे में दिख रहा है, नदी है, पहाड़ हैं, पौधे हैं, तो सुगंध आनी चाहिए। आपको यहाँ पे सुगंध आ रही है या बदबू आ रही है? देखिए, इसके नीचे जो कूड़े की भरमार है, निश्चिंत बहुत बुरी तरह से स्मेल आ रही है। और ये आसपास वातावरण, आज तो हवा वैसी चल रही है, वरना तो आपका खड़े होना भी यहाँ पे दूभर है, आप खड़े भी नहीं रह सकते यहाँ। आपको यहाँ पे खुशबू आ रही है या बदबू? यहाँ पे खड़ा होना दूभर हो रहा है। और ये जो पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये मानव द्वारा निर्मित है, कोई नेचुरली पहाड़ नहीं है। और ये पहाड़ कूड़े के ढेर से बनाया गया। पिछले 10-12 साल से यहाँ पे कूड़ा ला के डंप किया जा रहा है, और जिसकी वजह से ऐसे 3 पहाड़ है, और जिसकी वजह से यहाँ आसपास के लोगों को अपना गांव, अपने घर छोड़ के मजबूरी में कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। अमीरों का कचरा और गांव वालों की समस्या। गरीब तो नहीं रहे, खैर उनकी ज़मीन बिक चुकी है, गांव वालों की भी। लेकिन वही बात है, अब गांव वालों में क्या कमजोरी देखते हैं कि अमीरों का कचरा यहाँ पे डाला जाता है? कुछ कमजोरी है? जो ज़मीन बिकी थी वो डेवलपमेंट के लिए बेची गई होगी, किंतु वो सपने कुछ दिखाए, हकीकत आपके सामने है। तो इसको समझाते कुछ और तरीके से हैं कंपनी वाले। वो कहते हैं भाई यहाँ पे एनर्जी बनेगी, कूड़े को साफ करेंगे, बहुत बढ़िया है, गांव वालों के लिए एनर्जी पैदा होगी। ऐसा कुछ है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। दिखाने के लिए, बोलने के लिए तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव बोलेंगे। अब आपके सामने दिखाई दे रही है कि इससे कितनी बिजली उत्पादित कर रहे होंगे, इस कूड़े के ढेर से कितना उत्पादन कर पा रहे होंगे। गांव वालों का बिल उतना ही है। अगर जो यहाँ से बिजली का उत्पादन हो रहा है तो दूसरे अंदर के एरिया के लिए, जिसको वीवीआईपी एरिया कह रहे हैं, उनके लिए है। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है इस कूड़े के पहाड़ से, बल्कि उनका जो कूड़े का ढेर था, कूड़ा गंद था, वो भारी दिल्ली गांव देहात में लाके डाला जा रहा है। सिर्फ लिखित में बात बढ़िया लगती है कि भाई कानून सबके लिए एक होता है, संविधान सबके लिए एक होता है, हक सभी के एक ही होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। गांव वालों के हक कुछ और होते हैं, उन हकों को लगातार मार दिया जाता है। अमीरों के हक कुछ और होते हैं। अमीरों का कचरा और गांव वालों का नाम है। देखते हैं ये मुद्दा कहाँ तक पहुँचता है। लगभग 3 महीने से सन्नोट गाँव अपने धरने पर बैठा है। आसपास के लगभग 10 गाँव को इफेक्ट कर रहा है ये मुद्दा, और कॉलोनियाँ तो लगभग 30-35 हो गई। इलेक्शन भी चला गया है, सारे मंत्री संतरी बन चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे का कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा। हाँ। कोई मंत्री, संतरी, नेता, एमएलए कोई आया था आपको कुछ किसी भी तरह का? ये पॉजिटिव हिसाब करो। हाँ, ये मैं केजरीवाल जी आए थे। अच्छा। मेट्रो बिहार में। हाँ। हम भी गए थे अपना दुख सुनाने के लिए, लेकिन हमारे को स्टेज के नज़दीक नहीं जाने दिया। अच्छा।
इधर राहुल जी आए थे जे कॉलोनी में, राहुल गांधी। राहुल गांधी जी, वहाँ भी हम गए थे, हाँ। वहाँ भी यही हाल हुआ हमारे साथ। अच्छा। वहाँ भी हमारे कोई बात नहीं सुनी, ना हमारे को स्टेज के नज़दीक जाने दिया। आए थे चंदोलिया जी, अच्छा। हमारे यहाँ के सांसद हैं। सांसद जी, बीजेपी से। बीजेपी से। उसका हमें पता लग गया तो उनके पास हम गए तो उनसे हमने अपनी बात बताई कि ऐसे ऐसे हमारा धरना चला हुआ है, ये वो। तो उसको बताया कि हमारा जो प्रपोजल साइट है बिल्कुल नियरेस्ट है, अगर आप चल सको तो बहुत बढ़िया। वो तुरंत तैयार हो गया, उन्होंने आकर बहुत साइट देखी और उसने साइट देखने के बाद कहा यहाँ तो ऑलरेडी पहले ही 3 प्लांट चल रहे हैं। मगर जी हाँ, ये देख लो जो हाल है यहाँ। तो उन्होंने वो देख कर ये हमारे को आश्वासन दिया था कि मैं यहाँ एक कीट रोड़ा नहीं लगने दूंगा, ना कोई प्लांट आने दूंगा ये इस तरह का। तो था आप बेफिक्र रहो, उसने आश्वासन हमारे को दिया। अच्छा, चलो ठीक है, ये राजनीति की बात होगी। अब मैं आपको इस वीडियो को थोड़ा और लंबा करूँगा और आप देखिए कि ये मुद्दा है क्या और ये पब्लिक तंग क्यों हो रही है। कुछ ना कुछ बातें ज़रूर हैं। राम भाई। अच्छा साहब, आप यहीं के हो गाँव के? हाँ, सनौट का हूँ। हैं? आपकी उम्र क्या है? मेरी 45 साल। 45 साल है। तो आप ये बताइए, जो आपकी उम्र के हैं या आपसे उम्र के जो नीचे हैं, जवान पार्टी होगी, तो उसका इस मुद्दे से इफेक्ट क्या है? भाई खत्ते से इफेक्ट गणाए है। जो हमारी उम्र के बालक है थोड़ा ठीक समझते हैं, नई जनरेशन है जो बालक है किसी को खांसी जुकाम, ठीक है, और बहुत सारी परेशानियाँ रहती हैं शारीरिक। अच्छा, ये प्रॉब्लम यहाँ पे है कितने दिन से? ये जब से भाई खत्ता गिरा है 2010 के बाद। 2010 मतलब कि 12-15 साल 15 साल हो गए। हैं? तो 15 साल से यहाँ का जो जनजीवन है उसमें क्या बदलाव आए हैं? काफ़ी अस्त व्यस्त हुआ है भाई, पशुओं से भी लेके इंसानों से लेके हर चीज़। पशुओं पे बात कर लेता हूँ। पशुओं का है कि वो कहते हैं, मैं थोड़ा लोकल भाषा में बात कर लूँ, बकायदा जो भैंस का सुआ है और आदमी का नहीं चल जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो आपने तो दोनों एक कैटेगरी में ले लिए। आप बताइए पशुओं को क्या दिक्कत है? भाई पशु है, पूरे पशु कोई नहीं बहता, आदम बच्चा पड़ा है 7 महीने का 6 महीने का, ठीक है, पशु ने धन से कोई नहीं रुक रहा, ठीक है, डॉक्टर को बार बार बुलाना पड़ रहा है। पशुओं में बहुत सारी बीमारी आ रही है। मतलब कि इस मुद्दे से पशुओं को दिक्कत है? बिल्कुल है। आदमी तो बहुत छोटी चीज़ होगी। अच्छा, जो पशुओं के डॉक्टर हैं वो क्या कहते हैं? भाई डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई ये वातावरण की वजह से सारा खेल है। अच्छा। अच्छा, अब आगे देखो, पशुओं के बाद अब आ जाता हूँ मैं आदमियों पे। प्रेगनेंसी की दिक्कत है, मैंने इस गाँव का सर्वे किया था। बिल्कुल है। और मैं थोड़ी सी ओपन बात करूँगा, है करने वाले ही नहीं, लेकिन मुद्दा है ये। अब जीवन मेरे ख्याल से सांसों की लड़ाई चल रही है आपकी, तो यहाँ बात थोड़ी फ्रैंक होकर कर लेते हैं। महिलाएं जब गर्भ धारण करती हैं और जब उनको बच्चा पैदा होता है तो उसके बीच में क्या क्या दिक्कत आती है? भाई 30 दिन बीमार रहे हैं, डॉक्टर को ले जानी पड़ती हैं, कई बार बच्चा पूरा भी नहीं हो पाता, 7 महीने प्रेगनेंसी हो जाए नई नस्ल को भी दिक्कत है। और भाई बिल्कुल अष्ट पुष्ट बच्चे नहीं होते। जो बच्चे की डिलीवरी है उसको 4 महीने 3 महीने वहाँ रखना पड़ता है शीशों में, अच्छा, नर्सरी में। ये दिक्कत है, पहले ऐसे कुछ होता नहीं था। अच्छा, ये बताओ, जो ये लेडीज़ों के डॉक्टर हैं ट्रीटमेंट तो वो भी करते हैं, मेरा सवाल फिर वही है, जानवरों के डॉक्टर ने क्या बताया, उनका एक एक्सपीरियंस रहा है वो आगे। अब इनके जो लेडीज़ों के डॉक्टर वो क्या कहते हैं? सभी ये पर्यावरण से संबंधित बीमारियां बताते हैं। अच्छा। स्वास्थ्य ठीक इसीलिए नहीं रहता कि सांस अच्छी तरह नहीं आ रहे। सब बीमारियां खत्ते की इतनी बीमारियां हैं, जैसे बारिश होती है, बारिश होने के बाद इतनी मक्खी, इतना बुरा हाल हो जाए, चील कौवे, बहुत बुरा हाल है, गंदगी है। अच्छा, देखिए, मैं यहाँ पे एक बात थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ छोटी सी लाइन में, कि जानवर और आदमी लगभग एक लपेटे में आ रहे हैं। आप समझिए कि ट्रीटमेंट चल क्या रहा है हवा का, हवा इनको ट्रीटमेंट कैसा दे रही है। एक सांस है लेंगे जानवर तो वो भी मर जाते हैं और आदमी भी। इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम जी। नमस्कार जी। अच्छा साहब, बुजुर्ग हैं जो, युवाओं की तो मैंने पूछ ली, बुजुर्ग की मैंने थोड़ी बात की आपसे, ठीक है, पहले ये सर गए थे हमारे पास, ये कहते हैं भाई 70-72 साल के बाद है ना कोई बुजुर्ग यहाँ पे। हाँ, बहुत कम ही बचते हैं जी वाकई में, सब भगवान को प्यारे हो जाते हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 77 साल हो ली। अच्छा, जो आपके साथ अभी वाले तो मैं फिलहाल जिंदा हूँ, वाकई में 77 साल हो गए। और आगे देखो, जिंदा हो? वाकई में परेशानी तो आती है जी, सांस लेने में परेशानी, वाकई में सही बात है। हाँ, सुबह उठते हैं तो वाकई में थोड़ा गला है, खराब हो पाओ। जिंदा हो अब दोनों हाँ, तरफ से? तो जिंदा है जी, फिलहाल तो। वैसे भी जिंदा हो और खड़े हो मुद्दे के साथ वैसे भी जिंदा हाँ हो। जी, हाँ। अच्छा, ये बताओ, आपके जो साथी थे उनमें से कोई सवर्ण? और काफ़ी चाली है हमारे साथ के, तो काफ़ी मेरे ख्याल में 10-12 चले गए हमारे साथ के, तो बिल्कुल। अच्छा, जितने भी गए हैं आपके साथी, आपको लगता है कि उनकी अकाल मृत्यु हुई है?
हाँ जी, अकाल मृत्यु है जी, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल शक नहीं है, अकाल मृत्यु है। कन्फर्म कह सकते हो आप? हाँ बिल्कुल कन्फर्म, क्योंकि हर तरह से भी कमज़ोर होते चले गए। आ जाओ भाई। हाँ जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नाम क्या साहब आपका? सुमित। अच्छा, आपने बताई हार्ट फेल की, ठीक है। इस गांव में मैंने एक चीज़ देखी, हर घर में ना हर एक तीसरे घर में एक मशीन रखी रहती है। वो मशीन किस चीज़ की है? सर 80% लोगों को स्टेंट डला हुआ है गाँव में। 80% है, 40 साल से ऊपर जो भी है 80% वो स्टेंट डला हुआ है। ऑक्सीजन दिल की बीमारी है, अच्छा। और वो भी वायु प्रदूषण के उससे, खत्ते के उससे, पीने के पानी के उससे। हर तीसरे घर में न्यूबलाइजर मशीन है। हाँ जी। हर तीसरे घर में न्यूबलाइजर मशीन है। जो बच्चों को या औरतों को या आदमी को अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है या खांसी जुकाम जैसे सीजनली होता है, वो सीजनली क्या 12 महीने ही चलता है। तो मोस्टली हर घर में न्यूबलाइजर मशीन मिलेंगी, या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास नहीं है, वो जाके वहाँ न्यूबलाइजेशन करवाते हैं। मुद्दा मेरे ख्याल से समझ लिया हुआ आपने। हैं? आपको इनका भविष्य या आसपास के 15-20 गांवों का भविष्य, लगभग कई लाख पब्लिक होगी, खाली ये फैक्ट्री नहीं है जो यहाँ पे 15-20 आदमी खड़े हैं। अगर इस मुद्दे पे सरकार इस मुद्दे का हल नहीं निकालती तो अगले 10 साल 5 साल में आपका भविष्य कैसे दिख रहा है? अगले 10-5 साल में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके चलना पड़ेगा, अगर जो हमें शुद्ध वायु चाहिए तो। क्योंकि एक आदमी को जीवन जीने के लिए शुद्ध वायु चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। ना हमें शुद्ध पानी मिल पा रहा है, ना शुद्ध वायु मिल पा रही है। प्रदूषण के कारण पहले हमारे गांव देहात में 90-95 साल की उम्र एक एवरेज एज थी, नॉर्मल। हर गांव में 90 साल से ऊपर के बुजुर्ग मिल जाते थे। प्रदूषण के कारण 12 साल उम्र घट चुकी है, ये सर्वे भी हो चुका है। आज गांव की जो एक एवरेज एज है, जहां बुजुर्ग लगभग 70-72 साल पकड़ते हैं, फिर वो उनकी डेथ हो जाती है। तो एक एवरेज एज लगभग 12-15 साल घट चुकी है प्रदूषण के कारण। उससे ज़्यादा एज के आदमी तो शहरों में मिल जाएंगे। गाँव में सर क्योंकि- 2-2.5 साल के बच्चे भी हार्ट फेल से मरने लग रहे हैं। पिछले 2 साल में 3-4 बच्चे ऐसे हो चुके हैं, 2-2.5 साल के थे, उनको हार्ट फेल हो गए। नहीं, देखो, एक तो आप ये कह रहे हो भाई हार्ट फेल हो गया, एक या डॉक्टरों ने कन्फर्म किया हो? डॉक्टरों ने कंफर्म किया है, और 70% यहाँ पे भी खड़े होंगे ना, उनको भी आधे छल्ले डले हुए हैं। अच्छा सांस लेने की तकलीफ तो तकरीबन आदमी हो गए, अच्छा। तकरीबन। चर्म रोग, इनको क्या दिक्कत है? त्वचा का रोग है, अच्छा, इसका स्किन का? स्किन का बहुत बुरा तरीके से। ये एक अच्छे राजमिस्त्री थे, इसके और चक्कर भी में काम भी चीज़ छूट है। गया। क्योंकि हमारे को एक तो हवा बिल्कुल शुद्ध नहीं मिल रही, और जो पानी का अंडरग्राउंड जो स्टोरेज था, जो पानी का हम निकासी लेते थे, ये जो एक तो ये फैक्ट्री आ गई, इसके केमिकल वगैरह यहाँ जो बनते हैं, उसका जो नालियों में बहाते हैं, वैसे ड्रेनेज तो कहीं बाहर जाने के लिए है नहीं, ये जो लोकल एरिया में वो अंदर ही अंडरग्राउंड हो जाता है, वो पानी हमारे को शुद्ध नहीं मिल रहा है। दूसरा, ये जो खत्ता पड़ा है 10-12-15 साल से, इसका जो वेस्टेज आता है वो भी, और उसकी नमी तो ज़मीन में ही सोख करती है, उसकी वजह से आज हमारा पहले 12 फुट पे ग्राउंड वाटर मिल जाता था, आज जो है 125 फुट पे पानी है, और वो भी ज़ाहिर है बिल्कुल। हवा का और निचले जो वाटर का सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ का, कुल मिला के फंसे पड़े हैं। अच्छा, ये बताइए, अब थोड़ा राजनीति पे आ जाते हैं। बीजेपी आ चुकी है, और यहाँ की जो बात की तो वहाँ से एक बात निकल के आई कि बीजेपी के सांसद ने यहाँ पे आके इनको पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। तो अब लगता है कुछ कि बीजेपी दिल्ली में आ चुकी है, डबल इंजन हो चुकी है, तो उससे इसको कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, बिल्कुल फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने अभी परिवर्तन का मन भी बनाया और लोगों ने सरकार भी बनाई, और लोगों की अपेक्षाओं पर सरकार को खरा भी उतरना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि भी क्षेत्रीय सांसद जो आए थे यहाँ पर आश्वासन दे के गए धरने पर लोगों को कि भाई यहाँ पर मैं जो इस धरने की एक ईंट भी नहीं लिखने दूंगा। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऐसा कहा है, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। और इस एवज में जो तत्कालीन अभी विधायक जो चुन के आए, क्षेत्रीय विधायक, उनसे को भी, और ये तत्कालीन बीजेपी जो सरकार बनी है, इसको भी ये चाहिए कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जो गांव देहात में खत्ता बसाने का, क्योंकि यहाँ भी आबादी रह रही है और प्राचीन आबादी है, पुराने समय से रह रही है, तो इनको इस एवज में हटा के यहाँ पे और एक स्मार्ट विलेज जैसे एक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, वो चीज़ देने का काम करे, ना कि इस तरह की गंदगी बीमारियों की भरमार देने का काम करे। क्योंकि तत्कालीन पिछली सरकार ने अगर ऐसा किया है या उसके जो जवाबदेही बनती है, तो अभी जो नवनिर्वाचित सरकार है, लोगों को उससे बहुत उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं कि तत्कालीन जो सरकार है लोगों की उम्मीद पर खरी उतरेगी, और गांव देहात की जन समस्याओं, जो कि समस्याओं का अंबार है, और खत्ता तो ये स्वास्थ्य का तो आप देखोगी प्रामाणिकता, जैसा कि बड़े बुजुर्गों ने कहा, इनके गंभीर स्वास्थ्य उसका
सामना करना पड़ रहा है। और वो बिल्कुल घर घर बेड बिस्तर है, महिलाओं को परेशानी है, और तो और आपके पशुओं को एक किस्म से बहुत ही गंभीर बीमारी है कि प्रजनन क्षमताओं में कमी है, लोगों को सांस लेने में दुबर है, नौजवान छोटे बच्चे हैं स्कूल से आते स्कूल जाते हैं, उनको सांस के अस्थमा की बीमारी है। और काफ़ी तत्कालीन पड़ोस में एक स्कूल होते थे, स्कूल भी बंद हो गए हैं क्योंकि हॉस्टल वगैरह में यहाँ पहले खुला वातावरण था, दिल्ली देहात का खुला वातावरण था, और इस तरह के वातावरण में लोगों के हॉस्टल वगैरह रहते थे, वो स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो लोगों का पलायन भी शुरू हो गया यहाँ की आबादी का। इस तरह की जो राजधानी क्षेत्र में व्यवस्थाएं चलेंगी तो अब लोग नहीं झेलेंगे। काफ़ी समय से आपने देखा कि ये अनिश्चितकालीन धरना भी दे रखा है, और तमाम आसपास के गांव यहाँ पे एकजुट है, और जितने भी हमारी सत्ता सरकार है उनको आगाज है, और हमारा जो जितने भी ये खापे हैं प्रधान हैं सारे एकजुट हो गए, समय समय पर आते हैं और समय समय पर अपनी जगजान पे और अपनी आवाज़ उठाते हैं, और हम लोग एक है। पूरा दिल्ली देहात की संघर्ष को अब तत्कालीन सरकार ने सुनना पड़ेगा और इस खत्ते को यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी के हर एक बात राजनीति से शुरू होकर राजनीति पे आ जाती है। ये जब खत्ता यहाँ पे डाला, पहले 3 खत्ते आ चुके हैं और अब ये चौथा है सिस्टम यहाँ का। लगातार 12-15 साल से ये शोषण इनका जारी है। लेकिन जब पहला खत्ता डाला था तो वो भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में डाला हुआ। राजनीति से शुरू है, राजनीति पे ही ख़त्म हो गई हैं चीज़ें। अब बीजेपी के सांसद ने, चंदौलिया जी ने इनको आश्वासन दिया है कि मैं एक ईंट भी नहीं लगने दूंगा और आपके मुद्दे का पूरा साथ दूंगा। अब देखते हैं कि ये सांसद जी कितना साथ देते हैं। और बीजेपी पार्टी, केंद्र सरकार राज्य सरकार डबल इंजन हो चुका अब तो दिल्ली में, समर्थन इन्होंने दिया है बीजेपी को। अब देखते हैं बीजेपी सरकार इस मुद्दे का कुछ हल निकालती है या ये आदमी ऐसे ही रहेंगे। नमस्कार। जिंदाबाद, दिल्ली एकता जिंदाबाद, दिल्ली देहात एकता जिंदाबाद, खत्ता हटाओ, देहात बचाओ, खत्ता हटाओ, देहात बचाओ। ये 15 एकड़ ज़मीन है, 15 से 20 एकड़ ज़मीन है, इस पे ये खत्ता आने वाला है। बहुत से पूछते हैं खत्ता क्या चीज़ होती है। खत्ता वो होता है जो जगह जगह से गंद इकट्ठा करके और एक जगह ले जाते हैं। दिल्ली में आपने कई जगह पहाड़ देखे होंगे, तो उस पहाड़ की तैयारी है। यहीं पे 3 पहाड़ और हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो 20 एकड़ ज़मीन है, 15 से 20 एकड़ ज़मीन, इस पे खत्ता आने वाला है। लेकिन अब दिक्कत है क्या, वो मैं बताता हूँ कि सिस्टम की तरफ से कहाँ कहाँ से गलतियाँ होती हैं और किस तरह झूठ बोली जाती है। बिल्कुल फ्रॉड पहला क्या है कि जब उन्होंने इसका सर्वे करवाया तो सर्वे किस तरह से दिखाया कि यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं है। लेकिन पब्लिक देखिए, यहाँ पे जे कॉलोनी है, लगभग 1.5 लाख इसकी आराम से वोटिंग सिस्टम है। अब दिल्ली की सबसे बड़ा स्लम एरिया है ये जे कॉलोनी। जो वो दीवारें दिख रही हैं, वो जो दीवारें ये जो दीवारें दिख रही हैं, ये दिल्ली का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। अब उससे उधर दिखाऊंगा मैं, सोसाइटी सिस्टम है। ये सोसाइटी सिस्टम है तो यहाँ पे फ्लैट हैं, फ्लैट भी काफ़ी भारी मात्रा में है। और अब आ जाते हैं पेड़ पौधों पे। कहते हैं भाई पेड़ काट देते हो तो कानून बनता है, लेकिन पेड़ को किया क्या जाता है। देखो, अब ये जो कंपनी कर रही है, क्या कर रही है, इन पेड़ों को नीचे से जला देती है ताकि ये जल जाएगी, जलेगा पेड़ तो उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और फिर इसको तोड़ देंगे या इसको काट देंगे। तो एक तरीके से कानून तोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। झूठा सर्वे दिखाया गया यहाँ पे। गुरु जी ये बताओ मेरे को कि ये है वो लगभग 15 से 20 एकड़ ज़मीन है। अच्छा, यहाँ पे जब आएगा खत्ता, मैं थोड़ा सा भविष्य पकड़ लेता हूँ। हाँ। जब आएगा तो आसपास आप बता सकते हो ये कौन कौन से गांव हैं या कॉलोनी है, जैसे कि वो आबादी है, वो कहाँ की आबादी है? ये आबादी जो सामने दिखाई दे रही है, ये है इंडस्ट्रीज एरिया का सेक्टर 3। अच्छा, हाँ जी। पब्लिक रहती है वहाँ पे? बहुत पब्लिक रहती है। अच्छा, और ये जे कॉलोनी है, लगभग 3 लाख की आबादी का। हाँ। अच्छा, हाँ, दिल्ली का सबसे बड़ा स्लम एरिया ये। सबसे बड़ा स्लम एरिया है। अच्छा, इसके पीछे ये है ये सोसाइटी सिस्टम। ये 10,000 फ्लैट्स हैं डीडीए के। 10,000 फ्लैट। हाँ जी। इसमें अगर कोई ऑनलाइन बुकिंग होती, वैसे इनकी जिन्होंने बुकिंग कराई है वे हमारे यहाँ धरने पर भी आए हैं। उन्होंने ये कहा हमें तो सरेंडर करना पड़ेगा, हमें ऑनलाइन ये करके हम तो पछता रहे हैं, बहुत बुरा फंस गया हम तो। और ये तो हमने यहाँ आने के बाद अब देखा है कूड़े का पहाड़ भी उनके साथ ही मगर चौथा और आ रहा है यहाँ, तो कांप गए वे तो। अच्छा, ये पेड़ है ना, नीचे से जला रखे हैं। हाँ, ये जानबूझ के कर रखा है ऐसे इन्होंने। ये इन्होंने किया है जिंदल कंपनी वालों ने। वही तो जोर दे रहे हैं, वही तो लगाना जा रहे हैं इस पर प्लांट। ये जिंदल कंपनी, जिंदल का टेंडर है ना। अच्छा। हाँ।
ओखला से आया है जी ये। हाँ जी, ओखला से। ओखला से। हाँ, जिंदल कंपनी है, तो वहाँ से उठा के यहाँ ले रहे हैं। अच्छा गुरुजी, नाम क्या आपका? नाम मेरा श्री कृष्ण है जी। अच्छा, मैंने पूरा ना आपका इसे सर्च किया, ये जो मुद्दा है, इसमें शुरू से लेकर और आखिर तक फ्रॉड, झूठ बहुत बोले गए हैं कंपनी और सरकार की तरफ से। सर्वे है वो झूठा है, जी जी। पेड़ काटे जा रहे हैं वो एक गैर कानूनी तरीके से। जी जी जी। यहाँ पे जो पब्लिक है वो सर्वे में छुपा दी कि पब्लिक है ही नहीं। बिल्कुल जी। तो ये जो शुरू से झूठ बोल रहे हैं, इनकी मंशा है क्या आखिर? मनसा यही है जी, लोगों को पहले तो इन्होंने खूब बरगलाया है, अगर ये झूठे साइन कराए हैं। फिर हम लोग उन लोगों के पास गए हैं, उन्होंने कहा भाई कोई हम आपके लिए अच्छी अच्छी कंपनी लाएंगे, यहाँ कभी कहा इन्होंने जूता फैक्ट्री लाएंगे, आपको रोजगार मिलेगा। तो उन लोगों ने साइन किए, फिर उनको मतलब कुछ फ्रॉड साइन है हमारे गांव के, उनके पास हम जाके कहता हमने तो कोई साइन ही नहीं किए, सब फ्रॉड पना है। यहाँ आबादी उन्होंने शो कर ही नहीं रखी है। जो नक्शा बनाया है उन्होंने, नक्शे में आबादी शो नहीं है, सिर्फ रेलवे स्टेशन है नरेला का, तो वो दिखा रखा है। आसपास की कह सकते हैं गांव और जो छोटी मोटी बड़ी कॉलोनियाँ सोसाइटी हैं, जी, जी। इनको मिला के कह सकते हैं 15 से 20 लाख पब्लिक प्रभावित होगी इससे। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब ये देखो ना आप, 800 किलोमीटर की जम्मू कश्मीर से ठंड यहाँ आ जाती है, हवा यहाँ आ जाती है, तो ये जब 800 किलोमीटर से आ जाती है तो ये तो हमारा तो 1 किलोमीटर पड़ता है, तो ये कम से कम 20 लाख लोगों को प्रभावित करेगी ये जो प्लांट है ना जी, जिस प्लांट को ये यहाँ स्टेबल करने जा रहे हैं, ये प्लांट जो है, जो टेक्नोलॉजी जिसे जो बता रहे हैं हमारे को, उस दिन भी बता रहे थे, ये टेक्नोलॉजी यूरोप देशों में फेल हो चुकी है। इसको प्लांट क्यों कह रहे हो? ये तो खुले कचरे के पार्ट दिख रहे हैं उनको। प्लांट में तो कह के क्या प्लांट तो ये इसलिए कह रहे हैं ना कि इन्होंने जो वो लग रहा है कि WTE प्लांट, उनकी भाषा में कह रहे हैं हम। अच्छा। अपनी भाषा में नहीं कह रहे, चिकनी चोपड़ी हम जो सीधी कहेंगे खत्ता, चिकनी चोपड़ी भाषा। जी, चिकनी चुपड़ी भाषा में। इनका तो मकसद एक ही है, कंपनी का तो अपना पैसा कमाना। और उसमें आश्चर्य की बात हम ये मानते हैं कि शासन और प्रशासन भी साथ दे रहा है इनका, हमारी सुन नहीं रहे। कमाल की बात है। यहाँ पे बात देखते हैं कि कानून उसी के हैं जिसके पास पैसा हो, जो प्रभाव रखता है। सरकार भी उसी की है जिसके पास पैसा हो और प्रभाव हो। गरीब और अमीर का फर्क यहाँ पे दिख रहा है। अमीरों का कूड़ा और गांव वालों के सर पे डाला जा रहा है। पब्लिक ये भी प्रभावित होगी और अगला भविष्य जो है इनका जहरीला और कैंसर से पीड़ित होगा। अभी देखते हैं ये मुद्दा जाता कहाँ पे है। मैं ये कह रहा था कि 27 तारीख को जब वो जन सुनवाई हुई यहाँ, ADM साहब आए थे यहाँ, तो ADM साहब हमारे से इस डॉक्यूमेंट पे, ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, इस डॉक्यूमेंट पे साइन कराना चाह रहे थे धोखे से। वे यूँ सोच रहे थे कि गांव के आदमी इलिटरेट हैं, इनको पता ही नहीं किसी बात का अंग्रेजी का। ये साइन डॉक्यूमेंट दे के ये कह रहे थे अटेंडेंस लग जाएगी आप लोगों की, आप लोग जो है ना 2-2.5 हज़ार के करीब हैं, और हमारे पास ये फॉर्म है, इन पर साइन कर दो। आपने वर्ड एक यूज किया, धोखे से। धोखे से, बिल्कुल धोखे से। कहाँ दिखा धोखा इसमें? धोखा ये देखा जब हमने पढ़ा, इसका पता लगा। पढ़े लिखे भी थे हमारे पास बच्चे, हम तो पढ़े लिखे थे नहीं इतने, लेकिन उन्होंने ये क्लियर लिखा हुआ है, अटेंडेंस शीट, पब्लिक हियरिंग फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर प्रपोज्ड वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट 30 MW। तो अब इससे साफ क्लियर होता है कि ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट था उनका। तो धोखा नहीं तो क्या था? उन्होंने क्लियर क्यों नहीं कि भाई हमारे को क्लियरेंस दे दो, साइन करो, ये क्यों नहीं बोला? अगर ये नहीं बोला, साइन करा रहे थे वे, अटेंडेंस का नाम लेके अटेंडेंस लग जाएगी आपकी, तो धोखा नहीं तो क्या था? ये कहने का मतलब ये है मेरे भाई, धोखे कहने का मतलब ये है 27 दिसंबर को एक जन सुनवाई हुई, गांव को आंडी इकट्ठा हुआ, तमाम खापे प्रधान यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो ADM भी आया, SDM भी आया, और वहाँ पे उन्होंने ये इस तरह का कागज़ दिखाया लोगों में, इस पर ये लिख दिया कि भाई आप लोग इसमें साइन कर दो, यानी एक किस्म का क्लियरेंस दे दो, NOC दे दो कि भाई आपकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे भी पढ़े लिखे हैं, आपने पता ग्रामीण परिवेश में भी पढ़े लिखे सजग नागरिक है, उनके होने के बावजूद मौके वारदात पर उनको बुलाया गया। और यहाँ पे पेड़ आप देखो, ग्रीन एनवायरनमेंट, एक पेड़ काटने, टहनी काटने का भी ऑब्जेक्शन करता है। साउथ दिल्ली में, नई दिल्ली में चले जाओ आप, और यहाँ पे ये पड़े पड़ाए पेड़ों को काटा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन यानी इसमें भागीदारी है, यानी तत्कालीन सत्ता सरकार और प्रशासन की मिली भगत से बिल्कुल गांव वासियों को बिल्कुल बुरी तरह से सताया जा रहा है। और ये जो आबादी आप देख रहे हो पीछे, इस आबादी का नक्शे से मिटा दिया कि अब यहाँ पे कोई आबादी नहीं रहती। आपका घोघा गांव भी हटा दिया नक्शे से कि अब यहाँ भी कोई आबादी नहीं रहती। सन्नोट गाँव तो बिल्कुल ही गोलमोल तरीके से हटा दिया, जो कि एक सीधा प्रभावित है।
उसको तो बिल्कुल ही नेस्ताबूंद कर दिया कि सीधा रेलवे स्टेशन दिखा दिया, भी कोई आबादी नहीं है। सीआरपी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट ऑफ द हिस्सा है आपका डिफेंस का, कि यहाँ पर नो सैनिक रहते हैं, अर्धसैनिक बल है सीआरपी, तो वहाँ पर उनको भी हटा दिया। और यहाँ पर तमाम जो कॉलोनी और जितने भी आपका आसपास के गांव है, इनको इस तरह दिखा दिया कि भाई यहाँ पे कोई भी रिहायशी आबादी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गोलमाल आप देखो, बिल्कुल सफर तौर से इससे बड़ा और धोखा तत्कालीन सत्ता सरकार और बिल्कुल इसके लिए जिम्मेवार प्रशासन, उसकी जवाबदेही है। लोगों ने बिल्कुल उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और लोगों की एकजुटता की भावना से सारे उत्प्रोत हो गए। और ये अभी फिलहाल तो पीछे हटने पर वो मजबूर हुए हैं। ये गाँव देहात की एकता का प्रारूप है और आगे भी धरना इसी तरह चलेगा। और तत्कालीन जो सरकार पिछले बैकफुट पर होने के बावजूद भी नई जो सरकार आएगी उसको भी बुलाने का प्रावधान है। लोगों की बिल्कुल एक आगाज है। और हमारी भी निवेदन है सरकारों से कि भी इस तरह की एक प्राइवेट कंपनी को जो कि ओखला से आई है, उस कंपनी को यहाँ बसाने का क्या प्रयोजन है, जबकि यहाँ की स्थानीय आबादी नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ ज़मीन यहाँ के मूल निवासियों की है। ठीक है, केंद्र सरकार ने अधिग्रहण के, लेकिन यहाँ पर जो प्राचीन आबादी गाँव है उनको तो रहने का अधिकार है और ये संविधान में भी तय है, जीने का अधिकार सबको है। इस तरह की वैसे तो तत्कालीन बिल्कुल सीधा संविधान का भी उल्लंघन है। ऐसी जो दुरुस्त सरकारें जो इस तरह की चाहती है कि भी नागरिकों के लिए सुविधाएं हों, इस तरह की व्यवस्थाएं हो, स्मार्ट विलेज बस है, वो तो करना दूर। और इस तरह के लोगों को प्रशासन द्वारा भारी भरमार से, ये देखो धोखा पट्टी का आपने दिखाया कि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने है कि इस तरह की प्रशासन, एडीएम भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो कहाँ उम्मीद है। तो लोगों का अपना इस तरह का मापदंड बना और पीछे हटने पर मजबूर किया गया। देखिए यहाँ मैं खड़ा तो हूँ और ये प्रियजन भी हमारे खड़े हैं, रुमाल वगैरह बांध लिए इन्होंने, लेकिन यहाँ पे खड़ा होना बहुत दुर्भर हो रहा है। आपको लग रहा होगा हम आसानी तरीके से खड़े हैं, जी नहीं। यहाँ पे बदबू आ रही है बहुत और गंदगी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या कहते हैं कि आपको नज़दीक से दिखाएंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत एहसास होगा और आपका ज़मीर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो प्रभावित ज़रूर होगा इस चीज़ से। ये है वो डंपिंग एरिया, वो ट्रक डंप कर रहे हैं जिसके लिए सन्नोट धरना बैठा है और जिसके लिए आसपास के यहाँ से लगभग 10 गांव प्रभावित हैं। और ये आसपास की सोसाइटी जे कॉलोनी 15 से 20 लाख की आबादी का जीवन खतरे में है। ये है वो सिस्टम। आप ये देख लीजिए, ये पहाड़ ये लगभग 4-5 किलोमीटर में से है और यहाँ पे डंप कर दिया। अब इसको ये ट्रक जैसे पीछे से आ रहा है, ठीक है, इनका यही सिस्टम है और इसी के विरोध में ये प्रियजन है और इनका धरना है। ऐसे विरोध दिल्ली देहात में बहुत हो रहे हैं, लेकिन असली बात है क्या कि एक साजिश के तहत, एक साजिश के तहत जो दिल्ली के अंदर का कूड़ा है, कबाड़ा है, गलत चीज़ें हैं, वो दिल्ली देहात पे थोप दी जा रही हैं। इनकी जो खेती की ज़मीन थी हरियाली भरी, वो छीन ली गई किसी ना किसी तरीके से और यहाँ पे ये जो गलत पॉलिसियाँ हैं ये चलती हैं। तो देख लीजिए आप इनके सर से ऊपर से असली बातें यही हैं और असली वातावरण भी यही है। शायद आपका भविष्य भी यही हो सकता है। ये समस्या जो है ये कब से है? ये समस्या जो जी 2012 से है। तो फिर 13 देखो, कहते हैं जो आवाज़ उठाता ना पहले क्रॉस क्वेश्चन होते हैं उस पर। मैं थोड़ी सी आपसे पूछूंगा, 12 साल से कहाँ थे आप? ठीक कह रहे हो, 12 साल से कहाँ थे? 12 साल से हम यहाँ जो ये पड़ा ना शुरू में, तो उस टाइम पर हमें इसका पता ही नहीं लगा। जब ये डंपिंग होने लगी तब हमें पता लगा था। चोरी हो गया सब कुछ, चोरी किया था इन्होंने सब कुछ। अच्छा, इन्होंने जो है ना इस पर दवाई छिड़कना और पता नहीं क्या कुछ किया इन्होंने पहले, लेकिन इसका फिर धीरे धीरे करके हमारा भी जो है ना एक शरीर ऐसा हो गया बुजुर्ग। अब हम देख रहे हैं ना इसके इफेक्ट कितने प्रभाव पड़ेगा, जो खतरनाक प्रभाव आज देख रहे हैं हम। आज देख रहे हैं हमारे गांव के अंदर 70-75 से ऊपर जितने बुजुर्ग थे सब गए। मेरे से छोटे, मेरी 72 साल की उम्र है, मेरे से छोटे भी जानिए हमारे साथ थी। मैं भी इसलिए बचा हुआ हूँ। मैं सुबह स्कूटी लेकर 10 किलोमीटर जाकर गोगा से आगे जाकर नहर पर वहाँ बैठ कर प्राणायाम करके आता हूँ, इसलिए बचा हुआ हूँ। अच्छा, मैं भी निमटन हो रहा हूँ। आपकी जो लड़ाई है इसके खिलाफ है? इसके खिलाफ नहीं, एक और आने वाला है उसके खिलाफ है। और इसका भी करेंगे, इसका भी केस फाइल करेंगे। अंधी भाई एक बार सामने करो जी, लेकिन उसको तो रोक ले। अंधी भाई, इस धरने से 2 बातें पता चली। एक तो जो इनकी पैदा होने वाली नस्ल है वो भी खतरे में है और जो बुजुर्ग हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो ऊपर की नस्ल नीचे की नस्ल दोनों खतरे में चल रही हैं। तो आप कैसा हिसाब किताब लगा, इनसे हमको लड़ना कैसे चाहिए?
भाई गांव देहात ना चौधरियों के कारण जाना जाता था। जो बड़े बुजुर्ग थे खंडवे वाले, जो एक ही पहचान, अगर जो आप गांव के बारे में सोचेंगे तो बड़े बुजुर्ग खंडवे वाले। आज इस प्रदूषण के कारण वो खंडवे वाले जो बुजुर्ग है ना, कि एक भी नहीं है। जो उम्र वो 70 साल 65 साल रहेगी। आप देख सकते हैं प्रदूषण, यहाँ खड़ा होना दुर्भर है। नई जनरेशन जो है उनमें अस्थमा और सारी प्रॉब्लम इस प्रदूषण के कारण हो रही है। प्री मैच्योर डिलीवरी हो रही है। हमारी ये जो बुजुर्ग थे, पुरानी पीढ़ी, वो खतरे में है। जो आने वाली पीढ़ी है वो खतरे में इस प्रदूषण के कारण। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आप शायद ही से भूल भुलैया में गुम हो गए। लड़ाई लड़े कैसे? लड़ाई जागरूक हो, मिले सब, जितना भी ये है, जितनी भी जनता है, सब एक साथ आए। प्रदूषण सिर्फ एक गांव देहात की समस्या नहीं है, पूरी दिल्ली की समस्या, पूरे समाज की समस्या है। इससे सभी को मिल के लड़ना होगा। देखो भाई, एक बात कहना चाहूँगा, बड़े ही मतलब दुखद विषय है कि दिल्ली देहात को दिल्ली में रहने के लिए अपने ही देश में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कितनी मजबूरी की बात है, वो भी सांस लेने के लिए। और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जैसा कि भाई ने बताया कि पुरानी चौधरियों की शाख पगड़ी होती थी, वो पगड़ी या बुढ़ा बुजुर्गों को तो सरकारें निपटाने का काम कर रही है। कुछ हमारे बुजुर्ग निपट चुके हैं। कुछ सरकारों को वो ओल्ड पेंशन ना देनी पड़े, उस तरीके से भी काम किया जा रहा है। देखिए, अभी जो ये कूड़ा कबाड़ा आप देख रहे हो, ये कूड़ा कबाड़ा कोई यहाँ के आदमियों का नहीं है कि भाई दिल्ली देहात का समझो। दिल्ली देहात का कूड़ा कबाड़ा आपको अलग दिखेगा, उसमें पेड़ पौधे कुछ ऐसी चीज़ जरूर मिलेगी, हो जाता है हर एक सोसाइटी का। लेकिन ये पहाड़ और ये खाली वीआईपी एरिया का है जो यहाँ पे डंप किया जा रहा है। तो समझिए गलती किसकी है और भुगत कौन रहा है। नमस्कार दोस्तों।